ठीक है, यहाँ से आप क्या लेना चाहते हो, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि दिस इज फुल एचडी, ठीक है, एंड 720 वाला जो है दैट इज हाफ एचडी। फुल एचडी में भी देयर आर टू वर्जन्स, वन इज 1920 by 1080, अनदर इज 1440 by 1080। अभी एक नियरली ऑब्सोल्यूट की तरफ है, दैट इज 1280 by 1080, पर कहीं कहीं दिख जाता है वो भी, ठीक है ना। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम मैंने कि स्क्वायर पिक्सल्स पे काम करेंगे। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो इसमें अगर कोई चीज चेंज होती है तो दैट इज द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो आल्सो चेंज होता है। पिक्सल के विड्थ और हाइट का रेशियो, पिक्सल की हाइट फिक्स रहती है, विड्थ चेंज होती रहती है, ठीक है। सो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम हाफ लें या फुल लें, दैट डजंट मैटर, डिपेंडिंग ऑन द इवन मेमोरी ऑफ योर पीसी। अगर आप अभी जैसे अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाओगे और आपका पीसी अगर स्लो चल रहा है तो आपका जरूरी नहीं कि फुल एचडी में काम करना, 1280 by 720 में भी काम कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज दैट इज, बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट, यस यू नीड टू नो द क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस कि क्लाइंट को किस स्पेसिफिकेशन में काम करना है, करवाना है, तो और उसके हिसाब से आपने काम करना है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की सेटिंग्स क्या चल रही हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट 1920 by 1080 पे है, या कोई अब फिल्म की टाइटलिंग करने का मौका मिला आपको, ठीक है, और वो 4K की सेटिंग पे शूट की गई है, 4K पे सारा काम हुआ उसका, तो नेचुरली फिर आपको भी 4K पे काम करना पड़ेगा। तो ये पूछने में जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता, मैंने कि वैसे भी आपको नहीं पता होगा कि क्लाइंट क्लाइंट किस तरीके से काम करवाना चाहता है, तो इट्स ऑब्वियसली वो भी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पूरी डिटेल दे दे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप पूछ लो, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग। तो ये चीज पहले सोच के चलो। नॉर्मली हमारे आदत क्या होती है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे ऐसे लेते, इसको करते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन करते हैं, ओके करते हैं, चलो जी शुरू, काम शुरू, बस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यू जस्ट वेट एंड चेक इट आउट द सेटिंग्स, क्या सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स देखो, देखने के बाद यस ओके। तो दूसरी जब हमने ड्यूरेशन देखी थी उस दिन, ड्यूरेशन हमारा मैंने कि आ रहा था आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड फ्रेम्स के हिसाब से। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इट्स कमिंग इन 35, दैट इज 35 नंबर ऑफ फ्रेम्स, इससे फ्रेम्स में आ रहा है। इसका एक रीजन है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने इधर क्या सेटिंग की है उसके साथ से वो चेंज हो जाता है। या कॉम्पोजिशन अगर लास्ट जो आपने कॉम्पोजिशन खोली होगी, उस कॉम्पोजिशन में अगर आपने यहाँ पे फ्रेम्स के हिसाब से इसको रखा है तो फ्रेम्स के हिसाब से उधर आपको दिखेगा। अगर आपने इधर सॉरी टाइम कोड के हिसाब से रखा, लाइक दिस इज अ टाइम कोड, टाइम कोड के हिसाब से रखा है तो आपको टाइम कोड के हिसाब से दिखेगा। अगर आपने फ्रेम्स के हिसाब से रखा है तो फ्रेम्स के हिसाब से दिखेगा। तो यहाँ पे जो मैं चेंज करता हूँ वो मेरे की नेक्स्ट टाइम मेरे को वहां पे उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये भी देखो, बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट्स इसको भी ध्यान नहीं देते, ओके ओके कर देते हैं, देन ऑन व्हेन दे वर्क प्रोफेशनली या समथिंग तो उनका फिर कॉम्पोजिशन किसी और ही साइज की होती है। सर मैं प्ले करता हूँ, मेरी कॉम्पोजिशन प्ले ही नहीं होती, एनिमेट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने यहाँ पे हो सकता है गलती से यहाँ जीरो रख के यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रेम लेके रखा हुआ है, एक ही फ्रेम लिया। अब एक ही फ्रेम में क्या एनिमेशन होगी? ऐसा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो दैट इज द थिंग। तो ये चीजें देखने की हैं कि इट्स नॉट दैट कि हम जस्ट क्लिक कैन स्टार्ट। तो इनको देखना है कि हाँ भी क्या हमने यहाँ पे साइज रखना है। तो वंस यू कम ओवर हियर एंड मेक इट जस्ट 30 सेकेंड्स। सो नॉर्मल हमारा प्रोमो एक 30 सेकेंड्स का होता है, तो 30 सेकेंड्स का आप रखोगे तो इट्स बेटर टू पुट दैट साइज ओवर हियर। और उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कॉम्पोजिशन बनेगी इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि वैसे बैकग्राउंड इज ट्रांसपेरेंट, ये बैकग्राउंड वैसे ट्रांसपेरेंट है, ये कोई सॉलिड कलर नहीं आया, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर हम यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे देखो एक्टिव कैमरा लिखा हुआ ना, एक्टिव कैमरा के लेफ्ट में एक बटन है यहाँ पे, वो चेकर बॉक्स टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर जब माउस लेके जाते हैं तो वी गेट इट टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड वो आ जाता है। So once you click on this, you will see that this is coming as transparent. ये ट्रांसपेरेंसी की तरह आ रहा। तो एक्चुअली दिस इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब हम रेंडर करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे,
ठीक है ना। जैसे जेपीजी फाइल कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, उसी तरह से लॉस ऑफ फॉर्मेट्स जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। देयर अ फॉर्मेट ओनली इन क्विक टाइम, अगर आप उसको सेटिंग चेंज करेंगे तो वो हम ट्रांसपेरेंसी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जब डिस्प्ले होएगा कहीं पर भी, टेलीविजन एंड ऑल, वहां पर ट्रांसपेरेंसी में डिस्प्ले नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी सम बैकग्राउंड। तो वो बैकग्राउंड ब्लैक ही लेके चलेगा वहां पे, या जो भी बैकग्राउंड आप यहाँ से स्पेसिफाई करोगे वही लेके चलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको हर जगह चेंज करनी बैकग्राउंड तो आप चेंज कर सकते हो बाय पुटिंग बैकग्राउंड सॉलिड्स। ठीक है ना, उस तरह से आप कर सकते हो। तो सेम वे लाइक फोटोशॉप में अगर आप मैंने कि आपने कुछ बनाया, अब उसको जेपीजी में सेव करोगे तो कभी भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, इट विल टेक व्हाइट एज द बैकग्राउंड। ठीक है ना, वो जेपीजी में सेव करते व्हाइट बैकग्राउंड ले लेगा। ठीक है ना, प्रिंट मीडिया में आप करोगे तो जो पेपर कलर होएगा वो ले लेगा। लेकिन इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें जो कॉम्पोजिशन का कलर दोगे वो लेगा, अगर ट्रांसपेरेंसी में आपने दिया तो। ठीक है, अगर आपने कुछ यहाँ नहीं बनाया तो वी विल सी दिस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये चीज जो भी आपने यहाँ पे कलर दिया वो रेंडर करने पे, अगर आपने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं दिया अपनी तरफ से, तो रेंडर करने पे वो यही कलर ले लेगा एक्सपोर्ट करने पे। ठीक है, सो दिस इज देयर। सो एनी डाउट टिल दिस? किसी का कोई पुराना डाउट या ये डाउट, इसमें कोई डाउट किसी को बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? नो सर। नो सर। एक दो बंदों को ही मत स्पोक पर्सन बना के रखना अपना, वही दो बंदे बोलेंगे हमेशा। आप खुद भी बोल सकते हो हर इंडिविजुअल। ठीक है, सो ओके, सो नाउ हाउ वी प्रोसीड विद दिस। तो कॉम्पोजिशन बनाने के क्या प्रोसेस है? अभी एक कॉम्पोजिशन का बनाने का प्रोसेस तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं तो ये न्यू कॉम्पोजिशन आता है, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन बनेगा। यहाँ पे अगर आप तुम जाओगे, यहाँ पे भी क्रिएट न्यू कॉम्पोजिशन, यहाँ पे क्लिक करोगे, अगेन यू विल क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से भी यू विल क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, सेम सेटिंग्स, सेम नेम एंड एवरीथिंग विल कम सेम। यहाँ से जाओगे न्यू कॉम्पोजिशन, कंट्रोल एन करोगे, यू विल गेट अ न्यू कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये जितने भी कॉम्पोजिशन बनाने के अभी हमने तरीके देखे हैं, ये सारे कॉम्पोजिशन बनाने के तरीके क्या है कि मैंने कि आप लोग को स्पेसिफाइड साइज पे आप काम कर रहे हो। आपको पता है कि आपने 1920 1080 ले लेना या 1280 720 लेना, आप उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हो, पहले से आप स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अभी अगर मैं सपोज कुछ इमेजेस इंपोर्ट करूं, say I take these images, ठीक है। सो न्यू कॉम्पोजिशन बनाया अगर हमने सपोज 1920 बाय 1080 का, तो उसमें हम ये इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो यू नीड, जैसे प्रीमियर में सीक्वेंस चाहिए जहां पे हम वीडियो को ऐड कर सकें, वैसे ही यहाँ पे भी मीडिया बोलेंगे हम, क्योंकि हम इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी जो भी हमने ऐड करना वो यही ऐड करना है। कुछ भी ऐड हमने करना वो इसी टाइमलाइन के ऊपर ऐड करना, जिसका नाम कॉम्पोजिशन बन जाता है। तो जो भी इमेजेस हैं हमने यहाँ पे ऐड करनी है, कोई बड़ी हो कोई छोटी हो, उस हिसाब से इमेजेस हमने ऐड करनी है इसके अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट इमेजेस को हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक कॉम्पोजिशन के अंदर। जो इमेज का साइज है उसके हिसाब से वो इसके अंदर आएंगी। तो ये क्या था कि हमने पहले कॉम्पोजिशन बनाया, उसके अंदर हमने इमेजेस को ऐड किया। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन। ठीक है, तो अब इसके अलावा देयर इज अ वे टू स्टार्ट विद अ कॉम्पोजिशन। अगर हम डायरेक्टली सपोज कि हम यहाँ पे हम इमेजेस को इंपोर्ट कर लें, ठीक है, इमेजेस इंपोर्ट कर ली हमने, लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिशंस नहीं बनाए, कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं। अभी न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करके बनाऊंगा, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं अगर इस इमेज को ड्रैग करूं यहाँ पे, इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग करूं ब्लैंक, दिस इज नन, जैसे फोर प्रीमियर में भी होता ही है, वीडियो को अगर हम ड्रैग करेंगे तो वीडियो के साइज का सीक्वेंस बन जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर कि यहाँ पे अगर मैं इस ब्लैंक को इस इमेज को ब्लैंक पे ड्रैग करूं, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस इमेज के हिसाब से सीक्वेंस
रेडी हो जाएगा। देखो जो सीक्वेंस का साइज क्या आएगा 1920x10, क्योंकि ये इमेज 1920x10 की थी। ये नहीं कि हमने पहले 1920 लिया था इसलिए 1920 का बन रही है ना, ये इमेज 1920 की थी। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इस कंपोजिशन को डिलीट कर दूं और दूसरी इमेज लेके आऊं, जैसे 620x349, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊंगा तो इसका कंपोजिशन का साइज बनेगा 620x349। इस केस में क्या हो रहा है कि जो इमेज का साइज है उसके हिसाब से कंपोजिशन बन रहा है। तो नाउ हाउ इट विल टेक द ड्यूरेशन कितना लेगा वो इमेज के हिसाब से। अगर हम एक वीडियो भी लेके आते हैं, वीडियो अगर हम मैंने की कंपोजिशन में इमेज की जगह पे सबसे पहले एक वीडियो ड्रैग करें, अब वो वीडियो के हिसाब से कंपोजिशन बनाएगा, जो इसका साइज रहेगा उसी हिसाब से वो कंपोजिशन बनाएगा। सो वंस वी क्लिक एंड ड्रैग दिस, तो क्या आएगा यहाँ पे देखोगे कंपोजिशन का ड्यूरेशन दैट इज ऑफ 5 मिनट 3 सेकेंड्स एंड 8 फ्रेम्स। यहाँ पे देखो 5 मिनट्स तक का कंपोजिशन बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूरेशन, वीडियो की ड्यूरेशन 5 मिनट की थी। ठीक है, तो वीडियो की ड्यूरेशन जो होती है वो मैंने की हमारी वेरी कर सकती है वीडियो के हिसाब से। ठीक है ना, तो मैंने की क्या होता है कि जो वीडियो की ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से कंपोजिशन बनाएगा, जो साइज भी वीडियो के हिसाब से लेगा, फ्रेम साइज, और ड्यूरेशन भी वीडियो के हिसाब से लेगा। लेकिन जब हम इमेज को ड्रैग करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम कोई इमेज को ड्रैग करते हैं, ठीक है ना, तो जो इमेज का साइज है उसके हिसाब से तो साइज डिफाइन करेगा, और ड्यूरेशन जो होगी वो यहां से उठाएगा, वो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से। यहाँ पे 30 सेकंड्स की ड्यूरेशन है तो इमेज को भी 30 सेकंड्स की ड्यूरेशन देगा वो। अगर इमेज यहाँ पे 50 सेकंड्स होते तो इमेज को भी 50 सेकंड्स की ड्यूरेशन देता। सो वीडियो होने पे वीडियो की लेंथ के हिसाब से कंपोजिशन की लेंथ सेट करता है, लेकिन इमेज होने के हिसाब से इमेज को जब हम फर्स्ट टाइम, ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैं सोचे कि हमेशा ड्रैग करेंगे तो हमेशा उसका साइज चेंज करता रहेगा, नहीं, हम ओनली फॉर द फर्स्ट इमेज जो हम ड्रैग करेंगे तो उसके बेस पे वो कंपोजिशन रेडी करता है। उस समय ड्यूरेशन मैंने की इसकी 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड जो भी लेनी है, दैट इट डिपेंड्स ओवर हियर। यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से वो सेट करेगा व्हेन यू आर ड्रैगिंग इमेज। लेकिन जब वीडियो ड्रैग करेंगे तो वीडियो की जो अपनी लेंथ है उसके हिसाब से ड्रैग करेगा, ना कि इसके हिसाब से। फिर इसको इग्नोर कर देगा, फिर इसको, इससे कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर देगा और वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से उसको ड्रैग करेगा। एनी क्वेश्चन इन दिस जो अभी तक हमने डिस्कस किया? नो सर। नो सर। जस्ट लाइक प्रीमियर सीक्वेंस में भी ऐसा ही होता है। यस ऑफ कोर्स, प्रीमियर सीक्वेंस में इमेज की लेंथ के हिसाब से उसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती, क्योंकि सीक्वेंस की कोई लेंथ होती नहीं है। जितनी हम ड्रैग करते रहते हैं, जितना हम बनाते रहते हैं, आगे से आगे लगाते रहते हैं, वहां पे वो उतना लगता रहता है। पर यहाँ पे उसकी लेंथ भी स्पेसिफाइड हो जाती है, इसलिए लेंथ का मेन होता है कि लेंथ क्या लेगा वो। इमेज है तो वहां कंपोजिशन सेटिंग्स में जो लेंथ है उसके हिसाब से लेगा, वीडियो है तो वीडियो की जो अपनी लेंथ है उसके हिसाब से लेगा, ओनली फॉर द फर्स्ट वीडियो और इमेज विच वी आर ड्रैगिंग, नॉट फॉर द सेकेंड वन, थर्ड वन, उसके बाद उसको नहीं लेगा। एक बार कंपोजिशन बन गई फिर उसने उसी के अंदर जो उसकी सेटिंग है उसके हिसाब से ऐड ऑन करते रहना, उसने कंपोजिशन की सेटिंग को चेंज नहीं करना। ये तभी होएगा जब कंपोजिशन नहीं बनी होगी। हाँ भाई गौरव भारद्वाज, कहां थे इतने देर? हाँ, इतनी जल्दी कैसे? सर प्रीमियर में तो इमेज का सीक्वेंस से कोई वो नहीं है ना, वो तो डिफाइंड जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए आता है ना, वो तो उसमें साइज का जैसे इसमें हम जितना हमने टाइम डिफाइन किया है उतने 30 सेकंड्स के लिए किया है, तो वो इमेज 30 सेकंड के लिए ड्यूरेशन के लिए आएगा। लेकिन उसमें प्रीमियर में तो ऐसा नहीं है ना कुछ भी इमेज का, वो तो डिफाइंड है कि वो कोई भी इमेज अगर मैं ऐसे उठा के डालता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो 30 सेकंड का आता है वो। हाँ, पर उसका तो हम इसको ड्रैग करके जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं ना। हाँ, उसको तो हम खींच सकते हैं जितना भी लंबा खींच सकते हैं। पर इसमें कोई स्कोप नहीं, क्योंकि कंपोजिशन ही 30 सेकंड्स का है, इसका खींचोगे भी तो कोई फायदा नहीं।
हाँ, वो फिर हमको इसका साइज बढ़ाना होगा, हाँ, तो इसका बढ़ाना होगा उसके बाद। मैंने क्या बोला, प्रीमियर में लेंथ ड्यूरेशन की, सीक्वेंस की ड्यूरेशन की कोई वो नहीं है, जितना हम ऐड करते चले जाते हैं उतना वो ऐड होते रहता है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन की लेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कंपोजिशन की लेंथ कैसे डिफाइंड होगी? कंपोजिशन की लेंथ अगर हम वीडियो डिफाइन करते हैं, वीडियो लेके आते हैं तो उसकी लेंथ के हिसाब से डिफाइंड होगी, और अगर इमेज लेके आते हैं तो जो कंपोजिशन की सेटिंग्स के अंदर इसकी लेंथ डिफाइंड है उसके हिसाब से डिफाइंड होगी। तो इमेज भी नेचुरली फिर उसी के हिसाब से पूरी की पूरी कंपोजिशन में सेट हो जाएगी, ठीक है। वहां पे लेंथ से हमारे कोई मतलब नहीं, तो इसलिए वहां पे स्पेसिफिक है कि इमेज की लेंथ ड्यूरेशन 30 सेकंड्स आएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम जितना मर्जी खींच सकते हैं उसको, कोई टेंशन नहीं, हम लेंथ बढ़ा सकते हैं उसकी। तो वहां पे लेंथ पे कोई रोक नहीं है, यहाँ पे लेंथ पे ही रोक है एक तरह से। क्लियर? यस सर। सो अब जो भी इमेज का साइज होगा उसके हिसाब से ये कंपोजिशन बना देगा। अभी मैं अगर इसके अंदर दूसरी साइज इमेज लेके भी आऊं तो देखो उसके हिसाब से कुछ चेंज नहीं करेगा, उसके हिसाब से बेसिकली वो इमेज का एरिया उतना ही विजिबल होएगा जो इस फ्रेम के थ्रू विजिबल हो रहा है। इस 1920 वाली इमेज का उतना ही एरिया विजिबल हो रहा है जो इस फ्रेम के थ्रू विजिबल हो रहा है। तो उसको हम ड्रैग करेंगे तो जो एरिया हम इस फ्रेम के अंदर रखेंगे वही एरिया हमारा आएगा, ठीक है। Yes, of course, we can scale it down. We can do lots of things that we can see to that. ठीक है. So this is there. ठीक है. तभी हम अगर composition बनाए यहाँ से बना लें 1920 ठीक है फिक्स। एक चीज और है, यहाँ पे ये जो न्यू composition from footage है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा कि आप किधर से आपको फुटेज उठानी है। ये ज्यादातर मैंने की जब VFX शॉट्स करते हैं ना तब बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि तब हमें मेनली एक VFX शॉट, क्रोमा का एक शॉट मिला हमें, उस क्रोमा के शॉट को हमने काम करना है एंड देन उसका क्रोमा ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके उसके पीछे बैकग्राउंड सेट करके देना है। तो उस समय मैंने कि दिस इज वेरी हेल्पफुल कि मैंने कि उसका सीक्वेंस या जो भी है यहाँ से सिलेक्ट किया वीडियो का, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज देयर, तो इसको हमने सिलेक्ट किया, ये सीक्वेंस में है। तो जब भी सीक्वेंस में वीडियो को लेके आना, सेम लाइक प्रीमियर में जब हम सीक्वेंस में वीडियो को लाते हैं तो नीचे से सीक्वेंस ऑन करते हैं। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस में जब वीडियो को लाना, जैसे दिस इज सीक्वेंस इमेज, ठीक है ना। ये सीक्वेंस की इमेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सीक्वेंस में इमेजेस है, हर फ्रेम को एक अलग इमेज में सेव किया हुआ है, तो दैट इज नोन एज सीक्वेंस। जब मैंने कि वैसे तो पूरा फ्रेम मैंने वीडियो फाइल एक बन जाती है, हर फ्रेम को हम प्ले करते तो देखते हैं, यहाँ पे हर फ्रेम को एक अलग इमेज के हिसाब से सेव करते हैं ऐसे में, और उसका नाम होता है फिर मैंने कि 001 002 003, दिस इज सीक्वेंस। तो जब भी हम सीक्वेंस की फाइल को इंपोर्ट करते हैं ना एनी ऑफ द एडोब सॉफ्टवेयर, तो हमारा ये फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट ये वाला जेपीजी सीक्वेंस वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये ऑफ करेंगे तो सिर्फ ये वाली फाइल इंपोर्ट होगी, बाकी का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाली फाइल एज अ सिंगल इमेज इंपोर्ट होगी। लेकिन अगर हम मैंने कि इसको ये वाला बटन प्रेस कर देंगे तो ये वाली फाइल से स्टार्ट होकर सारा का सारा सीक्वेंस आएगा, पूरा सीक्वेंस आएगा इज अ वीडियो फाइल। तो अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो सी दिस हैज कम एज अ वीडियो फाइल, और इसमें सीक्वेंस कॉम्पोजिशन भी बन गया एकदम उसी के हिसाब से, कॉम्पोजिशन उसी वीडियो के हिसाब से डायरेक्टली बन गया। तो दिस हेल्प्स अस इन व्हेन वी आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ शॉट। मेरे को डिफाइन करने का जरूरत नहीं कि भी इसका कॉम्पोजिशन के हिसाब क्या रखूं, कॉम्पोजिशन के हिसाब से वीडियो के हिसाब से कॉम्पोजिशन होना चाहिए, उसने टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ से जब हमने न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम उससे किया फुटेज से, तो ऑटोमेटिकली फुटेज को उठाया उसने, उसको इंपोर्ट भी कर लिया और उस फुटेज के हिसाब से कॉम्पोजिशन भी सेट कर लिया। देन वी कैन वर्क ऑन दिस, और उसी साइज के हिसाब से इट विल गो, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू दैट साइज। इसमें सिर्फ एक चीज तुमको समझनी है, ठीक है ना, कि तुम्हारा फ्रेम रेट क्या रहेगा। जब सीक्वेंस हम लेके आते हैं, जब हम वीडियो फाइल लेके आते हैं
ठीक है ना, कोई भी वीडियो फाइल लेके आते हैं अगर हम, दी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम इंपोर्ट कैसे करना, ये करना, उसको हम इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, देखिए फाइल आ जाती है, बस काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज जब भी आप कुछ इस तरह का बनाते हो वीएफएक्स या समथिंग, जहां पे मल्टीपल मीडिया को ज्वाइन करके कुछ बनाया जाता है, इधर से फाइल आ रही है, उधर से आ रही है, फोटोशॉप से आ रही है, प्रीमियर से आ रही, 3D रेंडर आ रहा है, तो ऑल दिस व्हेन इट्स कमिंग ना, तो एवरीथिंग शुड बी सेम, हर चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, इट्स नॉट दैट कि कहीं पे कुछ ले ले, कहीं पे कुछ ले लें। ठीक है ना, एवरीथिंग, फ्रेम साइज, फ्रेम रेट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, हर चीज मैच होनी चाहिए, तब जाके पूरी चीजें सारी आपकी सेट होंगी, तब जाके एक जगह पूरा एक कंप्लीट चीज आपकी मैच होके एकदम एक ही साइज की लगेगी। नहीं तो आप एक फाइल लेके आओगे, कहीं पे छोटी होगी, कहीं पे बड़ी होगी, उसको आप स्केल करके सेट कर रहे हो, तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर। ठीक है ना, तो इसको जब हम लेके आते हैं तो वीडियो को, ठीक है ना, तो वीडियो का फ्रेम रेट इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड, जो वीडियो का फ्रेम रेट है उसके हिसाब से। ठीक है ना, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जब इंपोर्ट करते हैं ना कुछ चेंज नहीं कर सकते, 25 FPS जो है उसी के हिसाब से रहेगा, कोई हमारे इसको वो नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह से सीक्वेंस इमेज करते हैं ना, तो सीक्वेंस इमेज में क्या होता है कि यहाँ पे सीक्वेंस इमेज जब हम करते हैं, तो सीक्वेंस इमेज में क्या, दीज आर सिंपल इमेजेस। अब इमेजेस को मैं किस स्पीड में प्ले करना चाहता हूं, मैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से प्ले करना चाहता हूं या 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से प्ले करना चाहता हूं, दैट इज इन माय कंट्रोल। ठीक है, इमेजेस तो वही है, पर इमेजेस को मैं लगाना किस हिसाब से चाहता हूं, तो वो कंट्रोल जो है, वो चीज कैसे आएगी, वो डिपेंड करता है कि आप इंपोर्ट जब कर रहे हो उस समय क्या सेटिंग है रही है। अगर आपकी 25 FPS है तो 25 FPS पे कंपोजिशन खुलेगा, 25 FPS पे इमेजेस चलेंगी। लेकिन अगर सपोज सारे का सारा प्रोजेक्ट 30 FPS पे हो रहा है, 29.97 FPS पे हो रहा है, तब आप फिर इसका क्या करोगे, तो दिस इज रॉन्ग देन। तो उस समय क्या है कि मैंने कि इंपोर्ट करते समय ध्यान से देखना, नोट करना, वीडियो मत बनाओ, नोट करो, तो वीडियो बनाओगे तो फिर निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस में जाओ, प्रेफरेंसेस में यू विल गेट दिस, आ गया, हाँ इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट को लोगे तो यहां पे देखो सीक्वेंस फुटेज का फ्रेम रेट क्या होना चाहिए, यहां पे डिफाइंड है। बाय डिफॉल्ट ये 30 FPS होता है, लेकिन मेरा काम सारा 25 FPS पे होता है, इसलिए मैंने 25 रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट इट इज 30 FPS। तो अभी मैं अगर इसको 30 FPS कर दूं, सॉरी, FPS कर दूं, तो दैट डजंट मीन कि जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें व्हेन यू गो टू दिस इंपोर्ट फाइल, ठीक है ना, डेस्कटॉप में गए, अब यहां से उस फोल्डर में गए, तो मेरे पास एक और सीक्वेंस है, आई होप दिस विल कम। ये वाला सीक्वेंस अगर लेता हूं, टिफ सीक्वेंस इंपोर्ट, सो सी दिस, इसको देखो 30 FPS पे लिया, इसको 25 FPS पे लिया था। तो जो उसकी सेटिंग बिफोर इंपोर्ट करने से पहले जो सेटिंग होगी, बेसिक थिंग्स व्हिच यू शुड बी नोइंग, तो यहां से आपने चेंज करना है। लेकिन अब भी अगर कोई बोले कि भी अब तो मैं ये 30 FPS पे ले आया, गलत आ गया, मेरे को 25 FPS पे चाहिए था, ठीक है, तो ये नहीं कि डिलीट करके दोबारा से इंपोर्ट करोगे सेटिंग करके, नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ प्रीमियर में भी होता है ये इंटरप्रेट फुटेज मेन, और यहाँ पे आके आप इसका चेंज कर सकते हो फ्रेम रेट। फिर से देखो इसको, अगर आपका ऑलरेडी सीक्वेंस की फाइल जो इंपोर्ट कर चुके हो उसका फ्रेम रेट चेंज करना है,
ठीक है ना। तो राइट क्लिक ऑन द सीक्वेंस इमेज, ठीक है, इंटरप्रेट फुटेज मेन, क्लिक ऑन दिस, और यहां आके आप इसका फ्रेम रेट चेंज कर सकते हो। So now it is 25 fps. Clear? Any question till this? Import करने का concepts में कोई question? सर ये खाली जो इमेज सीक्वेंसेस है उसके लिए ही होगा ना? ये सिर्फ इमेज सीक्वेंस के लिए, वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं चलेगा, वीडियोस जो अपने उसमें है उसी में आएगी। यस ठीक है, और इमेज नॉर्मल इमेज में तो कोई फ्रेम रेट का कोई मतलब ही नहीं, अगर जो कंपोजिशन का फ्रेम रेट है उसके हिसाब से लेगा। ये जब हम सिर्फ इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट करते हैं देन ओनली इट वर्क्स। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? यस सर। क्या क्वेश्चन? सर जैसे आप बोल रहे हो कि 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है और 30 फ्रेम्स पर सेकंड आपने लिया सर, तो मतलब जैसे 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली है सर, उसमें तो सर थोड़ा ज्यादा होगा फ्रेम्स, जैसे फ्रेम्स पर सेकंड ना होगी, जैसे 5 फ्रेम्स का फर्क है, तो सर 25 और 30 में क्या फर्क है एक्चुअली? वैसे तुमने खुद ही बोला फ्रेम का फर्क है। सर फ्रेम्स तो है सर, पर वीडियो में कैसे पता लगेगा कैप वगैरह? जैसे अब जैसे उसके 30 फ्रेम्स है, आप उसको 25 ले रहे हो, तो मतलब क्या फर्क आएगा उसमें? देख अब ये 25 की ये है, ये वाली 25 की है, ठीक है। ये ये दिस इज ऑफ 25 हमने 25 कर दिया है सर। है, हमने ये वो उसको 25 कर दिया था ना ग्रीन। हाँ ये 25 की अभी है, तभी मैं दोबारा से जाके इसको अगर चेंज कर दूं, छोटी हुई वीडियो, नोट किया इसको कि वीडियो छोटी हुई, ये देख ये इतनी थी, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग फास्टर, ये थोड़ी सी फास्टर प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मार्कर लगा दूं, ये है, अभी इसको अगर फिर से चेंज करूं, ओके सर, आगे सुन, आगे सुन। थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड चेंज होगी। अब ये जो चीज है ये मैंने की ये नहीं कि मेरे इसके हिसाब से रहेगी, क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये पूरा का पूरा काम ही 30 fps पे हो रहा है, ठीक है ना, तो एक्चुअली ये सीक्वेंस किस पे शूट हुआ होगा, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि कैमरा जब शूट हुआ होगा तो सीक्वेंस किस पे शूट हुआ होगा। ये देखो सिंपल कलरा, बाद में बात करता हूँ, सीक्वेंस किस पे शूट हुआ होगा ये भी तो इंपॉर्टेंट, उस समय कैमरे का फ्रेम रेट क्या रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर सपोज कैमरा जो है वो 29.97 या 30 fps पे शूट किया गया है, अब उसकी फुटेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूं और वो फुटेज गलती से 25 fps पे आ जाए, तो देयर विल बी अ डिफरेंस ना फ्रेम का। तो पूरा का पूरा अगर वीडियो हमारे, देखो एक चीज समझ के चलो कि जो वीडियोस होते हैं ना वो शूट भले ही हम मैंने की वीडियोस में करते हैं, लेकिन जब इस तरह से वीएफएक्स और इसके कंपोजिटिंग में काम में आता है ना, तो सारी फाइल्स हमें सीक्वेंस में मिलती हैं, सारी फाइल्स हमें सीक्वेंस में मिलेंगी, हमें एवीआई एमओवी नहीं मिलेगा। तुम लोग को पता है कि एवीआई, आई डोंट लाइक यू पीपल एक्सपोर्टिंग द थिंग्स इन एवीआई, मैं बार बार मना करता हूँ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री एवीआई एक्सेप्ट ही नहीं करती इन सब काम के लिए, तो आदत होनी चाहिए कि हाँ मेरे को भी एवीआई नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एवीआई में तुमको कभी फाइल नहीं मिलेगी वीएफएक्स की। अभी जैसे जितनी भी फाइल तुमको मैंने दिखाई है सारी ये क्रोमा वाली, ये सारी किसमें सेव हुई है? सीक्वेंस में सेव हुई। पर शूट जब किया होगा तो सीक्वेंस में थोड़ी ना शूट किया होगा, शूट तो वीडियो ही बनी होगी ना, शूट इसका तो वीडियो बना होगा, लेकिन जिस फॉर्मेट में भी शूट हुआ था उससे कन्वर्ट करके ये लोग सीक्वेंस में इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज सीक्वेंस में फाइल को काम करना मोर इजी है देन इन वीडियो फाइल्स। वीडियो में बहुत ज्यादा फाइल साइज हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उतने छोटे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि मैंने की वीडियो फॉर्मेट्स को इंपोर्ट ही नहीं करते,
वीडियो फॉर्मेट्स की फाइल्स को इंपोर्ट ही नहीं करते, उनको सीक्वेंस करना पड़ता है। यू विल लर्न दिस थिंग्स इन फ्यूचर, जैसे जैसे तुम लोग सॉफ्टवेयर सीखोगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें तो आ जाता है, इसमें तो क्विक टाइम भी आ जाता है, इसमें AVI भी आ जाता है, इसमें MP4 भी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आदत है, आदत क्या है कि सीक्वेंस में सेव करने की। तो अभी तुमको फाइल मिलेंगी सीक्वेंस को, तुमको जो अच्छी प्रोडक्शन हाउसेज में हो सकता है कि तुमको फाइल सीक्वेंस में मिले, ठीक है। अब उसमें मैंने कि तुम एक पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहे हो, इस पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहे हो, बाकी सारे बंदे जो शॉट पे काम कर रहे हो 30 FPS पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स की सेटिंग यहां से 25 FPS पे थी, तुमने उसको इंपोर्ट किया, 25 FPS पे आई, तुमने धड़ काम किया, कर करके एक्सपोर्ट करके दे दिया। अब क्या होएगा, वहां पे उनका जो सीक्वेंस था उसके हिसाब से वो इतनी जगह थी उसको इस शॉट को लगाने की, ठीक है। लेकिन तुमने काम किया 25 FPS पे, अब तुम्हारी फुटेज बन के आ गई यहां तक की, तो नेचुरली उनको कुछ फ्रेम काटने पड़ेंगे, फिर काटेंगे तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी फिल्म की। तो इसका मतलब हुआ क्या कि तुमने जो भी काम किया वो सारा गया वेस्ट। यू हैव टू रीवर्क ऑन दैट, तुमको सारा रिवर्क करके दोबारा से उसको उस सीक्वेंस में लेके आना पड़ेगा, दोबारा से तुमको उसको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसलिए पहले से सेटिंग उसकी चेंज कर लो। अगर गलती से आ गई और पहले एहसास हो जाए कि हाँ भाई, तो फिर इसको यहां से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा काम कंप्लीट करने से पहले चेंज कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे फ्रेम्स बढ़ के उधर पूरे प्रोजेक्ट में हैम्पर कर सकता है। यस सर। यस सर। सर वीडियो का फ्रेम रेट चेंज हो सकता है क्या? वीडियो का भी फ्रेम रेट चेंज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी इंटरनेट फुटेज हम चेंज कर सकते हैं। सर मैं यही पूछ रहा था मैं भी कि अगर कोई हाँ। वीडियो का फ्रेम रेट, मैंने जो शूट किया है वो 29 फ्रेम्स पे शूट किया हुआ है, हाँ, और उसके बाद जब मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ मुझे उसको 24 फ्रेम्स पे शूट उसको एडिट करना है। हाँ, और उसका भी कर सकते हो। कंपोजिशन इवन इन प्रीमियर यू कैन डू, इवन इन दिस आल्सो यू कैन डू सेम केस। मैंने कि राइट क्लिक करोगे उसका भी इंटरप्रेट फुटेज आएगा, उसका भी मेन में जाके यहाँ से फ्रेम रेट चेंज कर दो। वीडियो का फ्रेम साइज चेंज हो सकता है? फ्रेम साइज भी चेंज हो सकता। फ्रेम साइज तो देख, अभी इस केस में अगर मेरे को फ्रेम साइज चेंज करना है तो क्या करना है, मेरे को कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, अगर मैं बड़ी कॉम्पोजिशन बड़ा कर दूं, इसको फ्रेम साइज बड़ा करने का मतलब क्या है, नेचुरली पिक्सेलेटेड होएगा। अब ये कर दिया मैंने, अब इसका फ्रेम साइज चेंज करना है तो क्या होगा, इसका स्केल कर देंगे तो फ्रेम साइज चेंज हो गया। सर वीडियो का भी ऐसे ही हो जाएगा? वीडियो का भी ऐसा हो जाएगा, पर दैट विल पिक्सेलेट द वीडियो, इतना ध्यान रखना। उसको लार्ज करेंगे, मतलब बड़े करेंगे। फोटोशॉप में इमेज लार्ज करते हैं, पिक्सेलेट होती कि नहीं होती? हाँ जी सर, होती है। तो ये भी तो रेस्टर ग्राफिक है ना। रेस्टर ग्राफिक अपनी जो उसकी वो पहचान है वो तो नहीं छोड़ सकता ना, वो तो लेके चलेगा ना। तो बड़ा करना, ये मैं सोचे कि हम छोटे में शूट करके बड़ा कर लें। अभी इसका माइक चल रहा जरा, अभी जो मैंने कि जब ये अभी सारे टीवी हमारे HD के हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारे चैनल भी HD हो गए, सबने मैंने कि घरों में HD के लिए डब्बा वाला वो भी ले लिया कि ताकि मैंने कि सब कुछ हमारा HD दिखे। लेकिन जब ये ट्रांसफर हुआ था ना, मैंने कि जब नॉर्मल स्टैंडर्ड से HD ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, तब मैंने कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत तुमने देखा होगा टीवी में कि मैंने कि तुम्हारे जो नॉर्मल चैनल्स है ना, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो तुम अपनी बड़ी टीवी पे देखते हो तो पिक्सेलेटेड दिखेंगे, इतने क्लियर नहीं दिखते, HD वाली क्वालिटी नहीं आती, स्ट्रेच हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड में शूट किए होते हैं और उसको HD बना के वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें फिर प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए जब चेंज हुआ होता ना, बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए थे इसी कारण से, क्योंकि जब उन्होंने स्टैंडर्ड पे शूट कर लिया, HD पे दिखाने गए तो वो मैंने की क्वालिटी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उनको स्क्रैप ही कर दिया उन प्रोग्राम्स को, तो दोबारा से HD पे शूट करते थे वो। इनिशियली जब चेंज ओवर हुआ, बिकॉज जब चेंज ओवर होता है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में दे लर्न, तो एक्सपेरिमेंट्स में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो मिस्टेक्स भी होती हैं, एंड देन दे लर्न दैट थिंग। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि मैंने कि साइज को स्ट्रेच करने की कोशिश मत करो,
साइज को उतना ही रखो कि जितना कि आपका है, ठीक है। तो पहले से प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये 1920 का चाहिए वीडियो तो आप 1920 पे बनाओ, बाद में स्ट्रेच वेच मत करने की कोशिश मत करो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि जब आप VFX कुछ ऐसा बनाओगे, कुछ कंपोजिशन करके बनाओगे, तो मैंने माया से भी अगर रेंडर होकर कोई फाइल आनी है, मैप से कोई फाइल रेंडर होकर आनी है, तो उसको ये मत सोचे कि उसको छोटे में रेंडर कर लें, ठीक है। उसको छोटे में रेंडर कर लें ऐसा मत सोचो, रेंडर पूरा उसी साइज में करो जिस साइज में वो है, ठीक है। माइक बंद कर दिया करो अपने साथ साथ। मैं ये कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था सर कि मतलब ये फ्रेम रेट को कम करने से मतलब कम करने से उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती ना सर? उसमें तो सिर्फ हमारा वीडियो स्लो हो जाता है या थोड़ा फास्ट हो जाता है, बस वही वो होता है ना? हाँ, स्लो होएगा, फास्ट होएगा, लेकिन इतना याद रखो वीडियो में इसमें तो इमेजेस का सीक्वेंस को अरेंज करना उस तरीके से, लेकिन वीडियो में वीडियो में फ्रेम को रेट चेंज करने का मतलब यू आर एक्चुअली प्लेइंग विथ एनी फ्रेम इन बिटवीन। समझ में आई ना बात? वीडियो में जब फ्रेम रेट को चेंज करो, कहीं ना कहीं वो फ्रेम्स को अफेक्ट करता है। हेलो हाँ सर जी, हाँ, एक कंपोजिशन में फ्रेम रेट कम बढ़ती भी हो सकता है कि हमने पहले तो ले लिया 25, बीच में ले लिया 29, क्योंकि हमें वो फ्रेम रेट है क्या? कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट क्या है? 25 लिया हमने पहले, लेकिन नहीं, बीच में फिर 29 पे। जितना भी तू ले ले, तो फ्रेम रेट है क्या? कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ गया, हाँ ये रेट, ये एक फ्रेम नहीं, रेट दिया किसी हुआ है। आगे 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 लगाई हमने कोई वीडियो फुटेज के बाद, तो हाँ। उसका अलग कर लिया, हो सकता है ऐसे? नहीं, कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट मतलब एक ही रहता है, ठीक है। तुम्हारी फुटेजेस उसके हिसाब से उसमें सेट हो जाएंगी। जो फुटेज अगर तुमने 30 FPS पे भी लेके आए ना, कोई अगर ये 30 FPS के फुटेज लेके आए और ये 25 FPS का फ्रेम रेट होएगा इसका, ये फुटेज भी रेंडर 30 FPS पे ही होगी दोबारा, जब यहाँ से होगी तो। सर एक चीज हो, ये 25 FPS पे होगी, क्योंकि 25 FPS का अगर कॉम्पोजिशन है तो 25 FPS पे ही रेंडर होगी। हाँ, ये 25 FPS क्या है ना, ये मत सोचो कि यहाँ से 30 FPS पे रेंडर होगी ना, ये अब 25 FPS की फुटेज बन गई। सर ये जो हाँ। आप कह रहे थे अभी कि सीक्वेंस में काम करो, तो सर इसे वीडियो से सीक्वेंस में कैसे करते हैं? फोटो, वो वीडियो से फोटो कैसे लेते हैं? ऐसे ऐसे करके एक एक फ्रेम पे वो यहीं से जब करोगे तो यहीं से एक्सपोर्ट होंगे, वो सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इससे ही करता है, आफ्टर इफेक्ट्स से? आफ्टर इफेक्ट्स से भी कर सकते हैं और बाकी के सॉफ्टवेयर भी हैं जिससे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग, साइज एंड फ्रेम रेट आपने कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस सर। ये क्या है, इतनी लेट लेट क्यों आ रही है? एक मिनट। हाँ भाई प्रीति, इतनी लेट क्यों? सर मेरा नेट खराब था, अब सही हुआ है। अच्छा, डिम्पल तुम क्यों इतनी लेट आए थे? कहाँ है डिम्पल? हेलो सर, हाँ। वो लेट उठी थी इसलिए। जल्दी उठने की आदत डालो, रोज रोज ऐसे लेट आओगे तो कैसे चलेगा? सो क्लियर विद दिस? यस तो सर। अभी क्या है कि हम नई कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, वीडियो के हिसाब से कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, इमेज के हिसाब से कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। तो अभी अगर हम देखें इसमें न्यू कॉम्पोजिशन अगर हमने बनाया, यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने क्या बोला, हमेशा चेक करो कि क्या है, इसको इग्नोर नहीं करने का, ठीक है। तो ये किया एंड से ओके। अब ये इमेजेस को 4 इमेजेस माइट बी ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है, इसको हम लेके आ गए। देखो 4 इमेजेस अलग अलग साइज की हैं, ठीक है। हम इसको इधर इधर रख सकते हैं। 3 इमेजेस एक साइज की है, एक इमेज अलग साइज की है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस का साइज को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे, ये सिंपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वेरी सिंपल वन।
पहले तो ये आईज है, ये तुमको पता ही है क्या होता है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सब जगह तुमने देखा, जिसको बंद कर दोगे वो लेयर बंद हो जाएगी। उसके बगल में ये माइक का साइन है, ये अगर ऑडियो होएगा, वैसे तो इमेजेस में ऑडियो होता नहीं, वीडियो वाली फाइल या ऑडियो वाली फाइल में जब ऑडियो होएगा तो ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑडियो सुनना या नहीं सुनना उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव द सोलो, सोलो एज द नेम मीन्स सिंगल, ठीक है। तो जिसको हम क्लिक करेंगे सिर्फ वही दिखेगी, बाकी सारी बंद हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ आई, आई में क्या होता है कि वो वाली बंद होती है बाकी दिखती हैं, सोलो में वो दिखेगी बाकी सारी बंद हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल, दिस इज वेरी हेल्पफुल। जैसे जैसे काम करोगे ना, बड़े प्रोजेक्ट जैसे जैसे तुम करोगे उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। कभी इतनी सारी लेयर्स होती हैं कि आप पर्टिकुलर एक लेयर पे काम करना चाहते हो, एक या दो लेयर पे काम करना चाहते हो, ठीक है। तो अब बाकी की 20 लेयर को बंद करना है, तो 20 लेयर को बंद करने की जगह पे 2 लेयर को आप सोलो कर सकते हो, तो सिर्फ वही 2 लेयर दिखेंगी, बाकी सारी लेयर्स बंद हो जाएंगी। इससे क्या होता है कि जब हम एक तो कंसंट्रेट कर पाते हैं, जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो बाकी का काम हिडन होता है, तो प्रीव्यू में वो नहीं दिखाता, तो प्रीव्यू में हमारा फास्ट हो जाता है उसने से पर्टिकुलर एनिमेशन का, ठीक है। तो वापस उसको लाना तो क्लिक ऑन, इसको ऑफ कर दो सोलोज को, एंड वो बंद हो जाएगा। देन यू हैव दिस लॉक, एज यू नो, लॉक करने पर्टिकुलरली उसको लॉक करने का, इस लेयर को लॉक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, ट्रायंगल पे हम क्लिक करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म खुल जाता है, ट्रांसफॉर्म के ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये एनिमेट करने के लिए, अब कैसे करना है एनिमेट, वी विल सी लेटर ऑन, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, इन सबको हम मैंने की वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका भी मैं अगर यहाँ पे भी खोलूंगा, इसका भी ऐसे और इसका भी ये ऐसे आ गया, ट्रांसफॉर्म, सारी प्रॉपर्टीज आ गई एक साथ। इसका भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज हम यहां से ऐसे खोल सकते, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, कभी इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ खोल लेंगे तो स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन यही करते रह जाएंगे बहुत सारा काम। तो इसको अगर मैं बंद कर दूं और मेरे को सबकी पोजीशन पे काम करना है, जितने जो जिसकी जिसकी पोजीशन पे काम करना है उन सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड प्रेस पी, पी प्रेस करते पोजीशन आ जाएगा यहाँ पे, यू विल बी ओपनिंग द पोजीशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रेस आर, रोटेशन का प्रॉपर्टी, प्रेस ए, एंकर पॉइंट, प्रेस एस, स्केल, ठीक है। और ओपेसिटी के लिए क्या प्रेस करोगे, टी, टी सर, सर ओ, ओपेसिटी के लिए प्रेस करोगे टी, टी है ना, ओ ऑलरेडी असाइंड है, ठीक है, आउट पॉइंट के लिए, इसलिए टी इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का जो है उसको प्रेस करोगे। तो कहने का मतलब बाकी सब का तो पहला लेटर, ठीक है ना, एंकर पॉइंट का ए, पोजीशन का पी, रोटेशन का आर, सब पहले, सबके पहले लेटर। ओपेसिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी का पहला लेटर, नॉट ऑफ ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी का पहला लेटर वो आपका हेल्प कर, इसको ओपन करेगा। अभी मैं ऑलरेडी अगर पी प्रेस किया तो पोजीशन आ गया, ठीक है। अब मेरे को उसके साथ रोटेशन पे भी काम करना है, इसके साथ ही मेरे को रोटेशन पे काम करना है, तो शिफ्ट के साथ आर प्रेस करोगे, रोटेशन आ जाएगा, ठीक है ना। जो जो लेयर सिलेक्टर है सब पे वर्क हो रहा है, सब पे एक साथ काम हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट के साथ एस प्रेस करोगे, स्केल आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को रोटेशन अगर बंद करना है, रोटेशन अगर बंद करना है मेरे को, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ आर प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ ही आर प्रेस करोगे, रोटेशन बंद हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि शिफ्ट के साथ हम ओपन कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ ही हम उसको बंद कर रहे हैं। समझ में आई बात?
यस सर। यस सर। यस सर। तो और अगर सपोज कि मैंने विदाउट शिफ्ट पी प्रेस कर दिया, अगर शिफ्ट के साथ पी प्रेस किया तो सिर्फ पोजीशन बंद होएगा, लेकिन विदाउट शिफ्ट अगर पी प्रेस कर दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली इट हेल्प्स अस। सी सॉफ्टवेयर में काम होता है, डजंट मीन कि हमेशा हम रैम सीपीयू और इनकी बातें करते रहें। कुछ सॉफ्टवेयर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उन चीजों को लेकर हम वर्क करें तो हम वर्क को और अपना कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज कि काम नहीं हो रहा तो हमें रैम ही बढ़ानी है। इट्स नॉट ऑलवेज कि मैंने कि काम अगर नहीं कर पा रहे तो हमें नया पीसी लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैंने जितना भी आप बड़ा पीसी ले लो उतना ही काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू आउट कि हम कितने लिमिटेड वे में काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज देयर। उसके बाद ये नंबर है, लेयर्स के नंबर 1 2 3 4, और उसके बीच में कलर्स हैं। लेयर्स के ये वाले जो कलर है इसको आप डिफाइन कर सकते हो। अगर सपोज मैंने ये पीच कलर दे दिया तो ऐसे आ जाएगा। तो समटाइम्स इट्स नेसेसरी। और वैसे भी अगर आप देखोगे कि मैंने कि जैसे मैं अगर ये लेके आऊं, तो सी दिस इमेज सीक्वेंस का अलग कलर आया है और इमेजेस का अलग कलर आता है। तो हर उसका टाइप ऑफ मीडिया का अलग कलर है। ठीक है ना, हर टाइप ऑफ मीडिया का अलग कलर आएगा। So these are both videos actually, भले इमेज सीक्वेंस में आए या वीडियो में आए, इसलिए इन दोनों का कलर एक जैसा है। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप अपने एंड से इसको चेंज कर सकते हो। इट कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बोल रहे थे सर, एक क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे अभी 25 फ्रेम्स का सीक्वेंस बना हुआ है 30 का, और हम इसके नीचे एक वीडियो लेकर आ जाते हैं, मतलब बैकग्राउंड में इसके, तो वो ऑटोमेटिकली 25-30 फ्रेम्स पे कट हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी वीडियो, या ये सीक्वेंस और बड़ा हो जाएगा 30 फ्रेम्स वो का? कट हो जाएगी। ओके, क्रॉप हो जाएगी। इस सीक्वेंस अब नहीं चेंज होएगा। ओके सर। सीक्वेंस वही रहेगा, सीक्वेंस कुछ चेंज नहीं होगा। देखो इसके बाद की वीडियो आएगी नहीं, सिंपल इतनी सी आएगी। इसमें से कितना पोर्शन तुम रखना चाहते हो वो तुम डिफाइन कर लो कि मैं यहाँ से यहाँ तक का रखूं या यहाँ से यहाँ तक रखूं। ये फिक्स है, ये अनटिल तुम खुद जाके चेंज नहीं करोगे वो चेंज नहीं होएगा। ओके सर। तो कलर्स इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज ये लेयर है और कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए, लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है, तो अब इसको डुप्लीकेट किया और इसको मैंने इधर से ऐसे थोड़ा सा रफली अभी चेंज किया, इतना ज्यादा अच्छे से चेंज नहीं किया। ये मैंने क्या किया, इसका रिफ्लेक्शन कर दिया, रिफ्लेक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी कम कर दी, और ज्यादा कुछ अभी काम नहीं किया इस पे, इस तरह से कर दिया। नाउ दिस इज योर मेन फुटेज, दिस इज योर रिफ्लेक्शन। अगर हर फुटेज का ऐसा कुछ आ रहा है, इसका भी ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे बनेगा, इसका भी ऐसे बनेगा, तब यहां से मैंने देख के कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन सी मेन है कौन सी रिफ्लेक्शन है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तो मैं नेम तो है ही, नेम के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसका कलर ब्लू कर दिया, तो मैं इधर से मेरे को पता है कि दिस इज लेवेंडर कलर जो है ये मेन कलर, मेन लेयर का है, और ये ब्लू जो है वो रिफ्लेक्शन का है। तो मैं इधर जितनी भी लेयर्स बनेंगी रिफ्लेक्शन की, सबके ये कलर चेंज कर सकता हूं। सो दिस हेल्प्स मी आउट आइडेंटिफाई करने में। लुक भी, ये नहीं कि खाली आंख बंद करके काम करना है, काम ऐसा करो कि कोई अगर बैठे उस पे काम पे तुम्हारा कंटिन्यू देख के, तो उसको देख के समझ में आ जाए कि कौन सी चीज क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि आप काम कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन किसी कारण से आप दूसरे दिन नहीं जा पाए ऑफिस, आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, आप नहीं जा पाए, तो काम नहीं अटकना चाहिए। तो मतलब बॉस विल एक्सपेक्ट कि हाँ भी आप किसी और को बता दो, वो काम कंप्लीट कर देगा।
अब तुमने ऐसे एक तरीके से काम किया है, इतना जंजाल बना के काम किया कि जो सिर्फ तुमको समझ में आ रहा है, नाम तुम्हारे ए बी सी, अब तुमको पता है ये ए का मतलब क्या, बी का मतलब किधर, कौन सी फाइल किधर है, क्या है, तुमको पूरा कंफ्यूजन है। वो बंदा मैंने ये एक दिन उसको स्ट्रगल करने में लगेगा तो अंडरस्टैंड कि किधर कौन सी फाइल है। लेकिन अगर हम एक यूनिफॉर्म सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, उसको देखने में आधा घंटा से मैंने कि 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे उसको समझने में, और उसको तो आधा घंटे में हो सकता है काम करके निकाल भी दे। So that is the thing which is very important कि हाँ भी हम कैसे काम करें इन टीम। अभी हम काम करते हैं खुद के लिए, ठीक है, जो भी नाम दिया वो मैंने कि जब मेरे को भी जल्दी में नाम देना हो तो मैं भी टक 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 कुछ भी टाइप कर देता हूँ, बट दैट शुड नॉट बी द केस। व्हेन यू वर्किंग प्रोफेशनली आप एक प्रॉपर नेमिंग प्रोसेस में काम करो। अभी हमने पहले तो इसी को समझना है, फिर बनना तो बाद में कुछ है। जिसको ये लगता है कि हाँ भी अभी हम आफ्टर इफेक्ट्स में अभी अब आज से हम बनाना शुरू कर देंगे, भूल जाओ। पहले तो हमने ये कॉम्पोजिशन को सेटिंग वेटिंग करना ही जानना है, उसके बाद भी हमने जिस दिन बनाना शुरू करेंगे फिर तुम्हारी ये जो अटेंडेंस है ना, तो मैं अभी तुम लोग को बता देता हूँ, फिर ये अटेंडेंस देखना कहाँ से कहाँ जाएगी। अभी तो पूरे बच्चे आ रहे हैं ना, फिर ये गायब हो जाएंगे यहाँ से, कुछ गायब भागने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको फिर पता होगा काम दिखाना पड़ेगा। तो वैसी नौबत ना आए, ये देख लेना। तो काम जब आएगा, वंस यू अंडरस्टैंड देन आई विल एक्सपेक्ट कि जो प्रोसेस हम उस प्रोसेस में काम करें। ये नहीं कि कुछ भी, उसके बाद भी अगर तुम कुछ भी नाम दे रहे हो, उसके बाद भी तुम अगर कुछ भी कॉम्पोजिशन बना रहे हो तो फिर तो गलत है। क्योंकि द वे वी आर प्लानिंग इज कि हाँ भी हम जब करें तो हम प्रोफेशनली कॉम्पोजिशन को कैसे बनाना, प्रोजेक्ट को कैसे बनाना, उस चीज को समझ सके। नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो उस चीज को समझ सके, कॉम्पोजिशन के अंदर कॉम्पोजिशन कैसे आए उस चीज को हम समझ सके, तब जाके बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ना कि ये इस तरह से कि हाँ भी कुछ भी करते रहो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। यू विल बी क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया, 3-4 महीने बाद क्लाइंट बोलता है कि भाई उसी प्रोजेक्ट में आप इमेजेस बदल दो और मैंने कि हमें दोबारा से रेंडर करके दे दो। ठीक है, आपका रेगुलर क्लाइंट है तो आप उसको उस तरह से करते हो। अब इमेजेस बदलना, ठीक है, पूरी एनिमेशन को मेंटेन करके रख के इमेजेस बदलना इज रियली अ प्रॉब्लमेटिक वर्क। लेकिन हम अगर उसको सिस्टमेटिकली करें तो हमें वो आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो चीजें को करने के लिए आपको सिस्टमेटिक वे में काम करना है। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा लेकिन बाद में कम लगेगा। अगर आपने पहले टाइम को बचाया जल्दी काम करने के चक्कर में तो बाद में ज्यादा लगेगा, और वो फिर लगता ही रहेगा बाद में, क्योंकि बाद वाला काम रेगुलर होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे न्यूज चैनल के जो न्यूज के प्रोमोज टाइप आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो डेली के चेंज होते हैं। जो उनकी आज की न्यूज होती है उसके हिसाब से वो चेंज करते हैं, जो उनकी आज की न्यूज होती है उसके हिसाब से वो चेंज करते हैं। तो उस चेंजेस को करना क्या इतना आसान होएगा? अगर आपने पूरा एनिमेशन इमेजेस पे कर दिया तो ना, इट्स नॉट दैट इजी। पर अगर हम सिस्टम में चलेंगे देन इट्स वेरी इजी। पर उसमें स्टार्टिंग में टाइम लगेगा उस सिस्टम को लाने के लिए, लेकिन बाद में तो मेरे को पता है कि रोज का काम हो भैया, रोज का ये काम होने वाला, उस टाइम रोज तो मैं इतना टाइम दूंगा नहीं, तो उसके बाद तुम्हारा वो काम और फास्ट होएगा। रोज के काम को अगर इजी करना है तो स्टार्टिंग में ज्यादा काम देना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर टाइम बचाओगे तो रोज के काम में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर होएगा कि तुम क्या करना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन और ये कर दिया। अभी हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेमिंग में यहाँ पे देखो लिखा हुआ सोर्स नेम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स यहाँ पे, सोर्स नेम एंड लेयर नेम। सोर्स नेम इज द फाइल्स नेम, जो कि हमारी हार्ड डिस्क में फाइल का नाम है। जहां से हमने फाइल उठाया था तुमने वहां देखा होगा, वहां पे 1.jpg था, वही फाइल का नाम इधर आया 1.jpg, और वही यहाँ पे आया। सोर्स नेम कैनॉट बी चेंज्ड ओवर हियर। हम यहाँ पे सोर्स नेम नहीं चेंज कर सकते, हम लेयर नेम चेंज कर सकते हैं। तो लेयर का नाम अगर हमने चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है ना, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट दिस, जिसका नाम चेंज करना है, प्रेस एंटर। देखो ऑटोमेटिकली सोर्स नेम पे था, ऑटोमेटिकली लेयर नेम पे आ गया, क्योंकि लेयर नेम ही हम चेंज कर सकते हैं, सोर्स नेम हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया, नेम का वो आया। एंटर कौन सा प्रेस करना है? अल्फाबेटिकल साइड वाला, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल साइड का जो एंटर होता है उसको प्रेस करना।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका नाम इसको सिलेक्ट करके रिफ्लेक्शन दे दिया और इसका नाम भी सिलेक्ट करके इधर इसको ये हटा के मेन दे दिया। तो नाउ आई गॉट दिस इज माय मेन, दिस इज माय रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन जब मैं सोर्स नेम में जाता हूं दोनों का नाम एक है, क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना, सोर्स से ना फर्क हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स नेम एंड द लेयर नेम, ठीक है। तो लेयर नेम को हम चेंज कर सकते हैं, हम सोर्स नेम को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अगर सर हम सोर्स का नाम ही बदल दे फिर तो चेंज हो जाएगा ना सोर्स नेम, फिर तुम्हारी फाइल मिसप्लेस्ड हो जाएगी। हाँ फिर हम उस फाइल को बता देंगे कि कहाँ पर है। क्यों करना पता है इसको? सोर्स का नाम तभी चेंज करोगे अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स का नाम चेंज करना जरूरी है तभी करोगे, दैट्स द थिंग। बट इसके लिए सोर्स नाम चेंज नहीं ना करना। यहाँ पे तो सोर्स का नेम, मेरे सोर्स का नाम तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया मेन और रिफ्लेक्शन, ताकि नाम से भी मेरे को पता चल जाए कि कौन सी रिफ्लेक्शन है कौन सी मेन है, वही करना होता है हमें। बाकी सोर्स नेम तो इंपोर्ट करने से पहले सेव के चेंज कर लो अगर करना है तो। सर वही सोर्स नेम चेंज करना है तो हमें जो फोल्डर में हमारा फाइल है हमें वहाँ चेंज करना होगा ना। यस, तो वो अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो वो लोकेट नहीं करेगा फिर उसको। यहाँ चेंज कर ही नहीं सकते, मैंने क्या बोला? हाँ ऊपर मतलब जो हमारा बिन है, बिन के अंदर भी हम चेंज नहीं कर सकते ना उसको, तो फिर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम चेंज कर ही नहीं सकते इसका। मैंने तुम्हारा ये रीनेम, अगर यहाँ पे ये चीज भी करोगे तो सी लोकेट नहीं करेगा सर। तो अब उसका यहाँ पे ये dd है, यहाँ पे है, दिस इज यहाँ पे चेंज कर सकते हो सोर्स नेम, सॉरी यहाँ पे सोर्स नेम इसका चेंज कर दिया, लेकिन इसका मेन जो है दैट इज दैट ओनली। फोल्डर पे चेंज करोगे तो फिर नहीं लोकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन चेंज दैट, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हुआ, बिकॉज कॉम्पोजिशन ये सब सारी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन फोल्डर में अगर चेंज करोगे देन इट विल नॉट टेक दैट फाइल, ठीक है। यहाँ पे चेंज करोगे तो सोर्स नेम इधर चेंज हो जाएगा। सर अगर यहाँ पर हम चेंज ऊपर बिन में अगर हम चेंज करते हैं तो वो ये, क्योंकि ये भी फाइल तो वो करता है ना, क्या कहते हैं उसको, लिंक करता है। फोल्डर पे चेंज नहीं होएगा, फोल्डर पे चेंज नहीं होएगा, तो लिंक हो जाएगा फाइल वहां से। हाँ, बिकॉज लिंक जो है दैट इज योर दिस थिंग। लिंक जो फाइल है, लिंक जो फाइल है वो तुम्हारी इधर से है ना, इसको लिंक से। तो यहाँ से किधर गया, यहाँ पे फाइल का नाम वही रहेगा, ठीक है। वो वहाँ वो कंपोजिशन में अपना सोर्स ले लेता है फिर वो, ठीक। हाँ कंपोजिशन में, पर इसका जो लिंक है, मेन लिंक जो है, ठीक है ना, मेन लिंक जो तुम्हारा इधर होएगा ये रिवील इन, रिप्लेस फुटेज में तुम्हारा लिंक चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करना होगा तब आएगा। एक मिनट सुन लो मेरे को पहले, उसके बाद जब चेंज करना होगा, सपोज तुमने अगर फोल्डर का नाम चेंज किया, इधर से तुमने सपोज इसका नाम चेंज कर दिया, दिस विल गो मिसप्लेस, तब तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम मैंने किसमें अभी रिवील इन एक्सप्लोरर करोगे तो यस इट विल ओपन दैट ओनली, बिकॉज वो उसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो दैट वे यू कैन, यहाँ पे चेंज मत करना फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ पे चेंज करोगे तो प्रॉब्लम उधर आएगी। अभी मैं अगर इसको सेव कर दूं, इसको सेव कर दूं नाम से, जैसे देखा अब ये मैं करता हूं, लेकिन क्या है मेरे को पता है मेरे फोल्डर का नाम ही डिलीट रखा है, सारा डिलीट मार देना है एक दिन में, तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है। पर प्रोजेक्ट का नाम ढंग से, तो ये सेव किया मैंने। अभी मैं जाके इसका नाम अगर चेंज करूंगा, इसको क्लोज करते हैं।
शी हैज टेकन समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे उसका दूसरी कोई फाइल होगी उसको उठा लिया उसने, या कहीं और से उठा लिया उसने, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये मिसप्लेस करेगा या कहीं से और से वीडियो उसने उठा लिया समथिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका कम्युनिकेशन मैंने कि उसको सेम रखने के लिए इट्स बेटर कि आप उधर से नाम चेंज मत करो, ठीक है। तो अभी इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो तो गो टू दिस फाइल, रिप्लेस फुटेज फाइल, ठीक है। गो टू दैट सेम फोल्डर, now select this, then again it will change. तो रिप्लेस फुटेज मतलब कि अगर आपका गड़बड़ हो जाता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो बेटर है कि डोंट प्ले विद द सोर्स नेम्स। अभी मैं अगर ये 2 नंबर को डिलीट करता हूं, 2 नंबर को चेंज करता हूं, सी क्लोज प्रोजेक्ट, so see it will change, दोनों की जगह उसका चेंज हो गया कि दोनों जगह हमारा वो रिप्लेस कर दिया उसने, दोनों को रिप्लेस कर दिया। भाई इज टेकिंग द सीक्वेंस, सीक्वेंस को उठा रहा। अगर हम इसको कोई और नाम से दे दें या कहीं और प्लेस कर दें तो इसलिए इस बेटर की नेमिंग इसकी चेंज मत करो, कंफ्यूजन तुम्हारे लिए होएगा। इधर से देखो दोनों का 001 002 था, दोनों का चेंज कर दिया उसने, ठीक है ना। तो इसको चेंज मत करो, इसको पहले चेंज कर लो इंपोर्ट करने से पहले, बट नॉट इन बिटवीन। जब वर्क कर रहे हो तब चेंज मत करो, तब चेंज करोगे तो यू विल फाइंड देयर आर प्रॉब्लम्स। फिर उसको जोड़ते फिरोगे, फिर बोलोगे सर मैंने फाइल ली थी, फाइल बदल गई मेरी, ठीक है। बाद में ये सब कुछ नहीं करने का, सिंपल कुछ चीजें देखो सॉफ्टवेयर करता है नहीं करता उससे मतलब, अपना लॉजिक लेके चलो कि मेरे को नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होती हैं। तो कुछ चीजें एकदम मैंने कि रट के रख लो कि नहीं करना, ये कि सीक्वेंस एक कॉम्पोजिशन, ये सोर्स का नेम वो हम सब पहले डिफाइन करने हैं, लेकिन बाद में मैंने चेंज नहीं करने। एक बार इंपोर्ट हो गई फाइल तो फिर हमने उसके साथ नहीं खेलना। जो भी है लेयर नेम हम डिफाइन कर सकते हैं, बट डोंट प्ले विद दोस थिंग्स, तो वो प्रॉब्लम फिर सॉल्व रहेगी। सो क्लियर विद दिस? यस सर। उसके बाद तुम्हारा ये है, दिस इज शाई। शाई इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कि इसको वर्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो शाई में क्या है कि अगर सपोज मैं ये वाला पे क्लिक करता हूं, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट क्लिक किया, बटन प्रेस हो गया। लेकिन कुछ बटन्स यहाँ पे जो है उसका साथ ऊपर में भी बटन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला बटन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये वाला बटन प्रेस किया, ये वाला शाई वाला, इसको जब क्लिक किया हमने तो क्या हुआ कि वो वाला लेयर इधर से हाइड हो गया, इधर से नहीं हाइड होएगा, इधर से हाइड होएगा। अभी सपोज कि यहाँ पे हर लेयर का एक और डुप्लीकेट लेयर बना हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। हमारा मेन काम होता है मेन लेयर के ऊपर, रिफ्लेक्शन वाला लेयर पे कोई काम नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। वो फालतू का इधर में हमने रखा हुआ, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अगर मैं सपोज इनको कंट्रोल डी कर दूं डुप्लीकेट, तो हर लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बढ़ गई इतनी सारी फालतू की, ठीक है। और मैंने कि मेरा काम मेन हो रहा है मेन लेयर के ऊपर, बाकी की लेयर सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हमने रखी हुई है, ठीक है। और इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन, इस तरह से हर लेयर का रिफ्लेक्शन है, हर लेयर का ये है। लेकिन अभी मेन मेरा ये इस पे काम हो रहा है,
इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन पे कोई काम नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन सिर्फ यहाँ पे दिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स को कम कर सकता हूँ बाई पुटिंग द शाई बटन ऑन फॉर द लेयर्स जो हमें यहाँ पे नहीं देखनी, और उसके बाद मेन शाई पे बंद कर दो। तो यहाँ पे वो लेयर सारी हिडन हो गई और यहाँ पे दिखेंगी। सोलो और आइज यहाँ पे बंद करता है, शाई यहाँ पे बंद करता है। इससे क्या होगा, मेरी लेयर्स कम हो गई यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इजीली कंट्रोल करके काम कर सकता हूँ। दैट्स द मेन पर्पस। जब वही है कि जब बड़ा काम करोगे, जब बहुत सारी लेयर्स पे काम करोगे, देन यू विल फाइंड दीज थिंग्स एज अ हेल्पफुल टूल्स। क्लियर? तो वापस इसको लाना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करो and then you can bring them back. Clear? ये बटन ऑन रखा है तुमने, जैसे क्लिक करोगे वो गायब होती चली जाएंगी। ठीक है, वापस लाना है, क्लिक ऑन दिस, ये वापस आ जाएगा। क्लियर? Clear with these things what we have done till now? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो उसके बाद ये क्वालिटी है, अगेन एज आई टोल्ड यू, इनको मत हाथ लगाना क्वालिटी के लिए। क्वालिटी अगर कम करके दे, ये लेयर की क्वालिटी को कम कर देगा, लेकिन अगर मेरे को इसका कम क्वालिटी को कम करके देखना तो यहाँ से, जैसे मैंने वहां पे भी बोला था ना, यहाँ से मत चेंज करना इसको। देखो मैंने यहाँ पे क्वार्टर किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वार्टर हो गया, तो व्हाई शुड आई बॉर्डर अबाउट चेंजिंग इट फ्रॉम हियर? वो मैं यहीं से चेंज करूंगा ना। यहाँ मेरे को यहाँ से कम कम करना, मैंने कि फाइल बहुत हैवी हो गई है, रेंडर मैंने कि प्रीव्यू नहीं देख पा रहा मैं, तो यहाँ से मैं उसकी क्वालिटी को कम करके वो देख लूंगा। तो और ये क्वालिटी आउटपुट में ऐसी आएगी नहीं, ऐसा नहीं आएगी, वहां पे क्वालिटी मैंने कि प्रॉपर फुल में आएगी, अगर आपने ज्यादा वहां पे कुछ छेड़खानी नहीं की हो तो सब जगह सेटिंग प्रॉपर है कि आप मैंने इधर से अगर क्वालिटी कम भी कर दोगे तब भी मैंने कि आपकी क्वालिटी फाइनल आउटपुट में खराब नहीं होगी, अनटिल अनलेस आपने कुछ ज्यादा इधर उधर छेड़छाड़ की हो तो। नहीं तो सब कुछ उसी हिसाब से सेट किया हुआ है कि आप यहाँ से क्वालिटी कम अगर आप रख भी दोगे, क्वार्टर आपने इधर कम करके देखा था, प्रीव्यू करके किया, आपने इधर से फुल करना भूल गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके आउटपुट फुल में निकलेगा। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डन लाइक दैट वे ओनली। ठीक है, तो इसको कभी हाथ मत लगाना। अभी मैंने क्या, अगर इसको क्या करते, लेयर की क्वालिटी आपने डाउन कर दी तो फिर मैंने कि वो फालतू का लेयर का वो चेंज हो जाता है, इसलिए बेटर है कि यहीं से आप क्वालिटी को कम करके देख लो। इफेक्ट्स लगाओगे तो यहाँ से इफेक्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे ये लगाया मैंने, इसके ऊपर कलर करेक्शन ट्राइटोन लगा दिया और इसके ऊपर ब्लर फास्ट ब्लर लगा दिया, किधर गया, ये सारी चीजें लगा दी, ऐसी लगा दी मैंने, कोई सोच के नहीं लगाई, ये मत सोचना कि कोई क्रिएटिव लग रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे लगा दी। तो अभी इंडिविजुअल को बंद करना तो यहां से बंद कर सकता हूं, किसी इंडिविजुअल इफेक्ट को बंद करना तो दोनों इफेक्ट को बंद करने एक साथ तो यहां से बंद कर सकते हो। तो आपने इफेक्ट लगाया, आपको इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप डिलीट भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप किसी से राय लेना चाहते हो कि भाई लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आप इसको ऑफ करके देख सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर बेसिकली। तो यहाँ पे ये इसका है, ठीक है। देन दिस इज मोशन ब्लर, दिस इज एडजस्टमेंट लेयर, दिस इज 3D, दिस वी विल सी लेटर ऑन। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर फोटोशॉप में क्या होती पता है? कोई बता सकता है व्हाट डज एडजस्टमेंट लेयर डू इन फोटोशॉप? सर उस पे कोई इफेक्ट अलग से करने की, जैसे कि ब्राइटनेस या कुछ अलग एक अलग लेयर में तैयार करने के लिए है कि अगर हम उसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, कोई ब्राइटनेस है या कोई भी इफेक्ट है? उसका मेन एडवांटेज क्या होता है? यहाँ तक तो सही है, लेकिन सर वो सोर्स फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करता है। तो सोर्स फाइल के साथ तो उसकी डुप्लीकेट बना ले तब भी नहीं छेड़खानी होगी, है कि नहीं? यस सर। डुप्लीकेट बना ले सर नहीं वो ना,
हाँ। वो ना उस लेयर पे भी काम करेगा जो उसके नीचे है, और सारियों पे भी काम कर सकता है। पर्टिकुलर उस पे भी काम करेगा जो नीचे है, और नीचे की जो लेयर पे हमें नीचे है उसको ऑफ भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे तो गड़बड़ कर गया। संजीव तुम कुछ बोल रहे थे? सर वही है कि उसमें हम इफेक्ट अलग से उसमें मल्टीपल इफेक्ट उसमें हम डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लेयर्स। और वैसे तो वही था कि सोर्स पे कोई वो नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता, और हम अलग कर सकते हैं उस पे। क्या अलग क्या कर सकते हो? अलग से कोई इफेक्ट हम सर, जैसे ब्राइटनेस की इफेक्ट है अगर हम डालना चाह रहे हैं उस पे, या हाँ, हम तो अलग से करके क्या फायदा क्या आएगा? नहीं, अलग से करें तो एक अलग लेयर में लेके हम कर सकते हैं। उसका फायदा क्या? अलग से लेयर करके फायदा क्या? जो हमारा जो मेन जो हमारा सोर्स है उसमें हम कोई दिक्कत नहीं होती। हम कभी अगर उसमें चेंज करना है तो हम उसको हटा के दूसरा लेयर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट हम चेंज कर सकते हैं उसमें। सर जब प्रोजेक्ट होगा वो जैसे प्रोजेक्ट जो होता है हमारा वो डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट होता है, मतलब हम जब कुछ करते हैं तो वो पहली बात वो रिमूव हो जाता है। उसके अगर हमें वीडियो चेंज करनी पड़ती है हर बार कंट्रोल Z दबाना पड़ेगा, या वीडियो फोटो कहाँ पे आ चेंज गए? फोटो चेंज करनी होगी तो हर बार हमें कंट्रोल Z करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट लेयर में चेंज कर देते हैं तो नीचे हम कितनी भी फोटोज चेंज कर ले, ऊपर वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है वो नीचे वाली जो फोटो है उस पर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इतनी लंबी कहानियां क्यों सुनाते हो तुम लोग? इंटरव्यू में किसी के पास इतनी लंबी कहानी सुनने का टाइम नहीं होगा। सिंपल सी जो विकास ने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोली थी, मैं तुम सब सही, मैंने मेन चीज एक लाइन में कि एडजस्टमेंट लेयर पे कोई काम करेंगे तो मेन जो एडवांटेज है उसके नीचे की सारी लेयर्स पे वो इफेक्ट करेगा, तभी हम एडजस्टमेंट लेयर पे उसको करते हैं। तुम ब्राइटनेस कंट्रास्ट बोल रहे कि वो पूरे करने का, यस ऑफ कोर्स पूरे पे करने का है, लेकिन क्या है कि अगर तुमने एक मैट पेंटिंग बनाई और उसका थोड़ा सा कलर टोन चेंज करना है, अब 50 लेयर मिला के तुमने मैट पेंटिंग बनाई है, इंडिविजुअल की जाके कलर टोन चेंज करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। वो ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई, उस पर जो भी कलर टोन चेंज किया वो सारी नीचे की लेयर पे इफेक्ट आ गया। दैट इज द मेन एडवांटेज। तुम लोग कुछ ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश मत किया करो, सिंपल रहा करो। मैं देखता हूँ जब भी तुम लोग आंसर देते हैं तुम लोग ज्यादा टेक्निकल होने से ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, ज्यादा वो मेरे सामने वाला जो होएगा ना उसको भी नहीं आता होगा, बोले क्या बोल के चला गया ये। क्योंकि लोग जब प्रैक्टिकली काम करते हैं ना तो प्रैक्टिकल काम करते हैं, ठीक है? तो उसको उतना भी ज्यादा टेक्निकल मत हो, सिंपल रखो कि हाँ भाई तो मैंने एडजस्टमेंट लेयर मेन पे उस नहीं खराब करेगा, लेकिन कब? अगर एक ही लेयर पे मेरे को काम करना उसमें मैं एडजस्टमेंट लेयर क्यों लूंगा बताओ? अगर मेरे पास एक ही लेयर है उसका कलर चेंज करना है मैंने, ठीक है, अगर वो मेन पे नहीं तो उसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल जे करूंगा, डुप्लीकेट किया, उसके ऊपर कलर किया, अच्छा नहीं लगा डिलीट मारी, फिर से कंट्रोल जे करके फिर से कर लेंगे। 2 लेयर तो तब भी होगी एडजस्टमेंट लेयर, डिलीट तब भी करना एडजस्टमेंट लेयर, तो उसी पे कर लेंगे। लेकिन इसका एडवांटेज कब है? जब हमने मल्टीपल लेयर्स पे काम किया, हमने कॉम्पोजिशन बनाई, ठीक है, और कॉम्पोजिशन बनाने के बाद हमने लगा कि भी यहाँ पे अब इसका पूरा टोन ये मैंने कि थोड़ा सा अगर इसको ब्राइट कर दिया जाए तो उसे डार्क कर दिया जाए। अब उसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट लगाना है, हर लेयर पे लगाने की बजाय एक एडजस्टमेंट लेयर पे लगाया ऊपर और नीचे सारी लेयर पे इफेक्ट। ना तो तुमने मर्ज किया उसको, ठीक है, ना ही तुमने मैंने इंडिविजुअल लेयर पे लगाया। तो दैट्स द मेन एडवांटेज। वही एडवांटेज इधर भी आएगा कि तुमने मैंने की पूरी कॉम्पोजिशन बनाई, पूरी कॉम्पोजिशन बना ली, अब ये सारी लेयर्स पे एक साथ तुमको कलर टोन देना है, कुछ चेंज करना है, तो तुमने यहाँ पे एक लेयर एडजस्टमेंट लेयर बनानी है और उसके ऊपर जो तुमने कलर टोन उधर दिया था वो कलर टोन अब तुम इधर दे दो, सब पे आ गया। जो लेयर इसके ऊपर कर दोगे वो लेयर पे इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे विकास बोल रहा था ऊपर भी नीचे भी, ऊपर नीचे नहीं आएगा, सिर्फ नीचे वाली लेयर्स पे आएगा, ऊपर वाली लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी मेरे को ये अगर अलग अलग किया था तो पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। अभी मेरे को लगा कि नहीं ये 2 लेयर्स पे ये इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इनको ड्रैग करके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डाल दिया। तो दिस विल वर्क ओनली द लेयर्स बिलो दिस। एडजस्टमेंट लेयर के नीचे वाली लेयर्स पे ही ये सिर्फ वर्क करेगा। ऊपर नीचे से मेरा मतलब ये था कि जो उसके जस्ट नीचे ऊपर वर्ड आना ही चाहिए।
और उसके नीचे वाले। ऊपर वर्ड आना ही नहीं चाहिए, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है सर। सिर्फ नीचे ठीक है। वाली पे वर्क करेगा। ठीक है, एनीवे सो सॉफ्टवेयर जिसका इंस्टॉल नहीं है उसको देख लेना, इंस्टॉल कर लो, बाकी इसको चेक करके देखना। नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ठीक है, और जो लेट आए थे जल्दी आने की आदत डाला करो, 15 मिनट के अंदर आने की कोशिश किया करो। सारे